हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट विद एनसीईआरटी। और फ्रेंड्स, आज मैं कराने वाली हूँ आपको सोशियोलॉजी की तैयारी। इसका कोड है 331 और ये है क्लास 12 के बच्चों के लिए। काफ़ी टाइम से बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, इसलिए मैंने ये वीडियो प्रिपेयर की है जिसमें मैं कराऊंगी टोटल आपको 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड मुझे लगता है कि इससे हर पेपर आपका नहीं जाने वाला, और कभी कभी हो जाता है फ्रेंड्स, तो वो मैं कह नहीं सकती। अब एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसको मतलब पढ़ने के बाद आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि आप पेपर को इजीली अटैम्प्ट तो जरूर कर पाओगे, और साथ ही साथ अच्छे नंबर कैसे लाने हैं उसकी टिप्स भी मैं आपको धीरे धीरे देती रहूँगी, ठीक है। आपको क्या करना है, पूरी वीडियो के एंड तक देखना है और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करनी है ताकि उनके भी मार्क्स अच्छे आएँ। तो सबसे पहले, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा और आप हमारी वीडियो देख पाएंगे, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बी पॉजिटिव होकर बैठना और एकदम माइंड फ्रेश करके बैठना, और आपको क्या करना है, एंड तक वीडियो सुननी है, क्योंकि इसमें से बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके आंसर्स मैंने प्रोवाइड नहीं किए हैं। वो आपको मैं एक एक दो लाइन में समझा दूंगी। बाकी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं फ्रेंड्स जो आप खुद ही अटैम्प्ट कर पाएंगे। मतलब एक होता है ना, सोशियोलॉजी में आपका समाज से रिलेटेड आपसे पूछे जाते हैं। आप खुद एक सामाजिक प्राणी हो, समाज में रहते हो, तो समाज की जरूरतें आपको पता है क्या होती हैं, समाज का निर्माण कैसे होता है आपको पता है, ठीक है ना। तो वही चीज़ हमें पढ़नी है और वही चीज़ आपको लिखनी है। तो जितना आप अपनी लैंग्वेज में इसके आंसर्स लिखोगे उतने आपके मार्क्स अच्छे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये था एक इम्पॉर्टेंट टिप्स इस पेपर के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु आर अ फाइनल किन्स, मतलब वैवाहिक नातेदार कौन होते हैं फ्रेंड्स। देखो, आपको पता ही है विवाह होता है, तो जैसे एक लड़का है लड़की है, उसकी शादी हुई, ठीक है। फिर क्या होता है, इनमें एक रिलेशन बन जाता है। तो वैवाहिक तौर पे दो परिवार एक दूसरे के नातेदार बन जाते हैं। अगर देखा जाए ससुर और दामाद का नाता, तो इस तरह से इसे कहते हैं वैवाहिक नातेदारी, ठीक है। और ये आफ्टर मैरिज बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द टू पीरियड्स ऑफ द मॉडर्न एज, मतलब आधुनिक काल को किन दो भागों में बांटा गया था। आपको पता ही है, मॉडर्न एज को जनरली दो भागों में बांटा गया था, एक अर्ली एक लेट मॉडर्न पीरियड, ठीक है ना। तो आप लिख देना हिंदी वाले, प्रारंभिक काल और उत्तर आपको पता ही है, देर से आधुनिक काल। तो देर से या उत्तर आप बोल सकते हो इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत जल्दी फ्रेंड्स रैपिड राउंड में ही क्लियर करने की कोशिश करेंगे, और देखते हैं कब तक वीडियो चलती है। लेकिन आज की वीडियो में आपके पूरे 60 के 60 क्वेश्चन कराने वाली हूँ, सारे के सारे एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए, ठीक है। तो व्हाट आर धर्मशास्त्रास अबाउट, मतलब धर्मशास्त्र जो होते हैं आपने पता पढ़ा होगा, हिंदू धर्म में भी होते हैं। तो ये किससे रिलेटेड है, क्या टॉपिक क्या होता है इनका, है ना, क्या विषय वस्तु क्या होती है। तो फ्रेंड, धर्मशास्त्र में बता दिया, धर्म सूत्र की बात हम कर लें, जो भी हो, वटेवर कोई भी नाम आ जाए, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये आपको पता है, ये ब्राह्मणों के द्वारा संस्कृत में लिखे जाते हैं। तो कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो संस्कृत में ही लिखा जाता है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, सामाजिक व्यवहार की संहिताएं, मतलब कुछ रूल्स रेगुलेशन से कानून आ जाते हैं ना, कोड ऑफ कंडक्ट आपको पता ही है। तो उनका विस्तार से वर्णन किया गया, डीपली एक्सप्लेन किया गया है। तो इनका पालन पहले विशेष रूप से, तो आपको पता है जो बना रहा है वही करेगा। तो ब्राह्मणों के द्वारा पहले किया जाता है विशेष रूप से, फिर बाकी समाज के द्वारा भी इनको फॉलो किया जाता है, ठीक है ना। तो वो होते हैं हमारे धर्मशास्त्र, ठीक है। क्लियर है आपको। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका यहाँ पे, एक्सप्लेन जो वुमेन्स मतलब मूवमेंट होते हैं वो क्या है। तो महिला आंदोलन की व्याख्या करना मुझे नहीं लगता आप इजीली कर पाओगे, नहीं लगता, ऐसा हो ही नहीं सकता। महिला आंदोलन फ्रेंड्स, जब महिलाओं में किसी मतलब हमें सुधार के लिए हम कोई लड़ाई करते हैं ना, वो आंदोलन का रूप ले लेता है। मतलब महिलाओं की कंडीशन में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए जो प्रतिक्रिया की जाती है वो एक आंदोलन का रूप ले लेती है। फॉर एग्जांपल, प्राचीन समय में महिलाओं को मतलब एजुकेशन नहीं दी जाती थी, उनकी एजुकेशन का विरोध किया जाता, चार दीवारी। आज के मॉडर्न युग में ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है। वो एक आंदोलन का ही नतीजा है, ठीक है ना। तो औरतों को भी समाज में समान अधिकार मिलने चाहिए, पुरुषों के समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, योग्यता के अनुसार उन्हें कोई भी रोजगार करने का पूरे अवसर उन्हें उपलब्ध कराने चाहिए, उनका पूरा राइट है वो चीज़। तो आज के डेट में गवर्नमेंट भी दोनों को साथ लेके चल रही है, आपको पता ही है। यहाँ तक कि इनफैक्ट पॉलिटिक्स में भी वुमेन को पूरी मतलब आरक्षण दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं किसका रिजल्ट है, आपके आंदोलनों का। तो जितना लिख सकते हो व्याख्या करनी है, लिख डालना इसमें, ठीक है। हिंट मैंने आपको दे ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डिफाइन सोशल सिस्टम्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, और इनकी विशेषताएं क्या होती हैं। सोशल सिस्टम, देखो सोशल सिस्टम आपको व्यवस्था में बताऊंगा। सिस्टम की हम बात करें, सिस्टम क्या होता है, वेल एक अरेंजमेंट होता है ना, कुछ ऑर्गेनाइज्ड तरीके से व्यवस्था करना, मतलब कहते हैं ना ऑर्गेनाइज्ड करना प्रॉपरली, है ना, किसी को अरेंज करना। आप अरेंज किसी चीज़ को भी कर सकते हो आप अपना, यहाँ पे सिस्टम तो सिस्टम है, ठीक है। अगर हम देखो कानून सिस्टम है तो उसको भी वेल ऑर्गेनाइज करा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे समाज से रिलेटेड आ गई बात। तो सोशल सिस्टम्स फ्रेंड्स अगर हम बात करें
तो ये अरेंजमेंट है जो आप सोशल इंटरेक्शन करते हो ना एक दूसरे से, मतलब इंटरेक्शन आपको पता ही है, समाज में लोग एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, अपने विचारों का इंटरेक्शन करते हैं। तो ये कहता है जो भी इंटरेक्शन वो करें वो किसके बेस्ड में होना चाहिए, कुछ नॉर्म्स, कुछ वैल्यूज़ के बेस में, ठीक है ना, कुछ मतलब कानून, कुछ नियम बनने चाहिए, ताकि जो इंडिविजुअल जो व्यक्ति होता है वो उन्हें पालन करे उनका, और उन्हें परफॉर्म करे, उन्हीं के अकॉर्डिंग समाज में काम करे, ताकि समाज की जो व्यवस्था है वो बनी रहे, ठीक है। नहीं तो कहते हैं समाज ही अगर एक जंगल बन जाएगा, अगर इंसान ही जंगली बन जाएंगे तो समाज भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जंगल में, तो जंगल राज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। आपने सुना होगा ना, कहते हैं अगर कोई गलत काम करते तो कहते हैं ना, इंसान बन, सभ्य बन, समाज में रह रहा है, समाज के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, तुम जानवर नहीं हो। तो ये यहाँ पे ये जो कहावतें सारी प्रूफ कर देती हैं आपके सोशल सिस्टम में। तो समाज का एक सिस्टम होता है, उसके अनुसार उसमें कुछ कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब कुछ भी रूल्स होते हैं, कुछ वैल्यूज़ होती है उनके अकॉर्डिंग ही व्यक्ति को काम करना पड़ता है, उन्हीं गतिविधियों को करना पड़ता है, इससे समाज को कोई प्रॉब्लम ना हो, उसकी व्यवस्था खराब ना हो जाए, वो वेल मेंटेन रहे, ठीक है ना। क्लियर है फ्रेंड्स। अब इसके कुछ विशेषताएं मैं आपको बता दूं, फिजिकली और एनवायरनमेंट एस्पेक्ट ऑफ सोशल सिस्टम आ जाते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है कि सामाजिक व्यवस्था का भौतिक और पर्यावरण पहलू है। तो ये मतलब इसकी विशेषताएं बता रही हैं कि जो समाज की सभ्यता है उसको मतलब कौन कौन क्या क्या प्रभावित करता है। आपको बताइए, देखो समाज है हमारा, सारा एक जैसा तो मिलेगा नहीं आपको। समाज की मतलब भौगोलिक अवस्था को, भौतिक पर्यावरण को ही देख लो, कहीं पहाड़ है तो कहीं पठार है, कहीं प्लेन है तो कहीं कुछ है ना। तो टाइम ज्योग्राफिकल एरिया भी समान नहीं है, कहीं पानी ज़्यादा है तो कहीं पानी के लिए तड़प रहे हैं लोग। तो इस वजह से वे भी प्रभावित करती है काफ़ी हद तक समाज की व्यवस्था को, ठीक है ना। तो प्रत्येक समाज में वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है, आप पढ़ लीजिएगा बाकी इसको। अब है लिंक्ड विथ कल्चरल सिस्टम, मतलब जो संस्कृति से मतलब हमारा जुड़ाव है। तो सामाजिक सिस्टम कहीं ना कहीं आपको पता है हमारे कल्चरल सिस्टम से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। हर समाज की नींव सांस्कृतिक बेस पे रखी जाती है, आपको पता ही है। इट मीन्स दैट कल्चरल सिस्टम ब्रिंग अबाउट यूनिटी अमंग्स, मतलब क्या करता है कल्चरल सिस्टम से, क्या होता है जो समाज के लोग हैं ना, अलग अलग डिफरेंट मेंबर्स हैं, उनको एक यूनिटी मतलब बांधे रखता है, जोड़े रखता है सोसाइटी में, ठीक है। तो किस बेस पे, उनके बेसिस क्या है, कैसे जोड़ता है कल्चर्स के बेस पे, ट्रेडिशन के बेस पे, या रिलीजियस धर्म के बेस पे। तो ये कुछ पॉइंट्स हो जाते हैं जो विशेषताएं होती है एक सामाजिक व्यवस्था की, ठीक है ना। तो सामाजिक व्यवस्था पढ़ लीजिएगा, हिंदी वाले बच्चे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और आपको समझ आ रहा होगा। आई होप आप लिख भी पाएंगे बेहतर। अगर आप ये भी नहीं लिख के आना चाहते, जो आपको समझ आता है वहाँ पे आप समझ ही गए सामाजिक व्यवस्था क्या होती है, मैं आपको बता चुकी हूँ अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, डिफाइन फैमिली। अब फैमिली क्या है, 4th 5th के क्लास में बच्चों को ईवीएस में पढ़ाया जाता है, परिवार जो है ना, जॉइंट फैमिली क्या होती है, न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है ना। तो फ्रेंड्स इसके भी आपसे विशेषताएं पूछी है ना। तो आपको बता दूं, परिवार आपको पता ही है एक स्मॉल ग्रुप है जिसमें क्या 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 होता है, मम्मी पापा बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा अगर देखा जाए तो दादा दादी ये सब भी मिलके फैमिली बनाते हैं। तो लेकिन मेन फैमिली का पर्पस मम्मी पापा बच्चों से होता है, फैमिली इनसे बनती है। तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कैसे रिलेट करते हैं, आफ्टर मैरिज, क्योंकि शादी करनी पड़ती है, एक ब्लड रिलेशन आ जाता है। ज़रूरी नहीं, कभी कभी बच्चों के साथ भी ब्लड रिलेशन ही हो, कभी कभी अडॉप्शन भी आ जाता है, ये केस भी क्रिएट हो जाता है। तो फैमिली क्या है, एक बायोलॉजिकल यूनिट हो जाती है फ्रेंड, जो कंसिस्ट मेन क्या करती है, पेरेंट्स और बच्चे। तो चाइल्ड आपके मतलब ब्लड रिलेशन में भी आ सकते हैं, अडॉप्शन भी यहाँ पे इंक्लूड है। तो इनसे बनती है फैमिली, क्लियर है। अब इसके मतलब क्या होंगी विशेषताएं, भाई देखो, सम रूल्स ऑफ मेट रिलेशन मतलब सिलेक्शन। तो परिवार के लिए एक आपका मेट, आप कहते हैं ना अपना मेट खुद चुन लो। आजकल इतने सारे मतलब वो बन गई हैं, मतलब इतनी ऐड आती है, शादी.com हो गई, सारे हो गए, इतने सारे चैनल वो बन रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐपें बन जाती हैं, अपना मैरिटल मतलब खुद चुनिए, ठीक है, जीवन साथी खुद चुनिए, दुनिया भर के आ रखे हैं। तो यहाँ पे क्या है, कुछ रूल्स होते हैं फ्रेंड्स जो इस्टेब्लिश किए जाते हैं कि रिलेशनशिप बनाने के लिए दो फैमिली में परफॉर्म किए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, पेरेंट्स जो होते हैं वो चुनते हैं, वो मतलब कहते हैं ना सिलेक्शन मतलब परफॉर्मेंस करते हैं, वो पेरेंट्स के द्वारा होता है। मतलब यार आपके लड़की के लिए लड़का और लड़के की लड़की कौन ढूंढता है, यहाँ पे पेरेंट्स, बस इतना यहाँ पे समझ लीजिए। तो कुछ रूल सेट किए जाते हैं मेट सिलेक्शन के, मतलब चुनने के लिए जीवन साथी, ठीक है ना। और ये रूल्स फ्रेंड्स कोई भी हो सकते हैं। आपको देखो, जो अंतर्विवाह कह लो, बहुविवाह कह लो, आप इसको बाद में पढ़ोगे, है ना। यहाँ पे आप देख रहे हो इंग्लिश में एक्सोगेमस और ये एंडोगेमस, तो ये आप बाद में मैं आपको बताऊंगी, इसमें भी क्वेश्चन निकल के आएगा, ठीक है। और एक सिस्टम है ऑफ
नॉमेनक्लेचर करके अगर यहाँ पे बोल रहा है, और एक इकोनॉमिक प्रोविज़न हो जाता है। तो ये सारे आपके परिवार से रिलेटेड है, मतलब नामकरण की एक प्रणाली हो गई। आप देखो बच्चा पैदा होता है, उसका नामकरण क्यों करते हो? उसको एक पहचान देने के लिए, हाँ भाई आप ये हो, इस परिवार में पैदा हुए हो, आपका ये आपका सरनेम है, आप इस नाम से जाने जाओगे, फेमस नाम से, ठीक है ना। और एक आर्थिक प्रावधान आ जाता है परिवार का, आपको पता ही है आर्थिक प्रावधान क्या है। परिवार होता है तो उसमें क्या होता है, हमेशा पापा को, मम्मी का घरेलू काम होता है, जो परिवार का मुखिया मतलब पापा को ही मान लो, तो उसका मेन होता है अपने परिवार के हर सदस्य की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करना, रोटी कपड़ा और मकान जैसी जरूरतों को पूरा करना। तो पूरी ज़िंदगी भर वो उसी में लगा रहता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये भी प्रावधान आता है जो फैमिली की मेन विशेषताएँ हो जाती है, ठीक है ना। आपको कोई टेंशन नहीं होती, सारे आपके मम्मी पापा ही आपके लिए करके दे देते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन सोशलाइजेशन, जिस पे हम बात कर रहे हैं समाजीकरण क्या है, समाजीकरण के कारक कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स समाजीकरण होता है समाज के अनुसार अपने आप को ढाल देना ही समाजीकरण होता है, ठीक है ना। आपको पता होगा कि कई बार आपको लोगों ने बोला होगा, जैसे आप कोई वेल मैनर्स बिहेव करता है तो सिंपल सा बात समाज पे आ जाती है, हाँ भाई जैसी जगह रहता है वैसी वो करता है, भाई अच्छी जगह रहता है इसका मतलब। अब अगर आप एब्यूजिव लैंग्वेज तो छूट दे बोलते हैं, हाँ हमें पता है तो किस तो कौन सी जगह से उठ के आ रहा है, तो को तमीज़ नहीं बात करने की, तेरा समाज ही ऐसा है। तो हम वही अनुकरण करते हैं जो हमारा समाज जैसा होता है। तो समाज के अनुरूप अपने आप को ढालना ही समाजीकरण है। क्लियर है डेफिनेशन आपको। अब कारक आपको पता ही है समाजीकरण के कारक कौन कौन से आपको प्रभावित करते हैं। देखो समाज में जो जो चीज़ें सभी आपको प्रभावित करती हैं। तो इसमें संस्कृति आप पॉइंट ले सकते हो, संस्कृति भी कभी काफ़ी हद तक हमारे समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण कारक है ना, बहुत एजेंट है जो हमारे सोशलाइजेशन में हमारी हेल्प करती है। धर्म हो गया, भाषा हो गई, है ना, तो ये सारे हमारे घटक हैं, मतलब एजेंट्स हैं, कारक कह लो, कुछ भी कह लो, वटेवर। आपको वहाँ पे पॉइंट्स में कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या पूछा गया है। समाजीकरण का मतलब समझ आ गया, आप इजीली पॉइंट्स वहाँ पे कोई भी बना के ले सकते हो, ठीक है ना। तो समाजीकरण आपका करने में हेल्प कौन कर रहा है, ठीक है, एजेंट क्या करते हैं, हेल्प ही करते हैं ना। तो ये सब चीज़ें आप पॉइंट्स ले सकते हो। धर्म हो गया, आपकी भाषा हो गई, आपकी संस्कृति हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका ग्रामीण समाज और विशेष। देखो ग्रामीण समाज देखो गाँवों का समाज और शहरों के समाज में ज़मीन आसमान का अंतर है, आपको पता ही है। वहाँ के लोगों की सभ्यता और हमारी मतलब इंडियन जो सिटी की सभ्यता है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है, ठीक है ना। गाँवों में बच्चे भी देखा जाए तो अपने माँ बाप का सपोर्ट करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ खेतों में जाना, खेतों का काम करना, है ना, इंटरेस्ट दिखाते हैं, ठीक है, हाथ बटाते हैं। लड़कियां आधे से ज़्यादा काम वहाँ का कर लेती हैं एजुकेशन के साथ साथ। शहरों के बच्चे अपने उसी अकॉर्डिंग ढल जाते हैं, उनका सिर्फ पढ़ाई मकसद है, घर में आना, खाना खाना और सो जाना, पढ़ाई पे कंसंट्रेशन करना। वो अपने पेरेंट्स की दूसरे वे में हेल्प कर देते हैं, यहाँ तो खेती है नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बताना है कि ग्रामीण समाज में, अब आप लिख दो, ग्रामीण समाज में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, प्यार मोहब्बत। लोग एक दूसरे के लिए मतलब हमेशा खड़े रहते हैं, चाहे भला हो या बुरा हो, हमेशा एक दूसरे साथ देते हैं। शहरों में आपको इस चीज़ थोड़ी मिसिंग दिखेगी। हाँ हर कोई इतना व्यस्त है, सबको अपनी पर्सनल लाइफ से इंटरेस्ट है और किसी से कोई नहीं, भाड़ में जाए दुनियादारी, अपना देखते हैं। हमारा बुरा हो रहा है तो उन्हें रोना आता है, उनका अच्छा हो रहा है तो उन्हें हंसना आता है, दूसरे से उन्हें कोई मतलब नहीं। लेकिन गाँव में ऐसा नहीं होता। आप बाकी आप बेहतर समझ पाएंगे, सबका आपका ही करना गाँव तो हो गई, तो वहाँ का आपको पता ही समाज कैसा है जब आप जाते हो, और यहाँ का समाज में आपको क्या डिफरेंस है, तो आप बेहतर बता पाएंगे विशेषताएँ भी, ठीक है। गली के बच्चे फ्रेंड्स आपको पता है, स्ट्रीट चिल्ड्रंस, मुझे नहीं लगता इसके बारे में मुझे बताना पड़ेगा। गली के बच्चों के बारे में एक्सप्लेन तो आप 2-4 लाइन कर ही सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 प्रकार के मुस्लिम विवाहों की व्याख्या करनी है फ्रेंड्स। तो ये रहे उसके नाम। जो शाही निकाह होता है जिसे वैलिड मैरिज माना जाता है, फिर बाटिल निकाह हो गया, वाइड मैरिज होता है ये, फिर फांसी निकाह हो गया आपका, इरेगुलर, और जो भी है एक होता है आपका म्यूटा मैरिज, ये भी है। तो ये सारे नाम आपको लिख के आने हैं, ठीक है ना। आप इनको हिंदी में भी ऐसे ही लिख सकते हो, ठीक है। अब है नेक्स्ट फ्रेंड्स साक्षरता क्या होती है, साक्षरता दर की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो आई होप आपका स्ट्रेस थोड़ा बहुत कम हो रहा होगा। देखिए कितना टाइम हो गया हमें अभी मुश्किल से, और 11वां क्वेश्चन हम कर रहे हैं, और कितना इजी हमें इजी वे में मैं आपको समझा रही हूँ। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, है ना। तो साक्षरता फ्रेंड्स क्या होती है, जिसे हम लिटरेसी कहते हैं, जो मतलब एक होता है व्यक्ति अगर पढ़ लिख सकता है तो वो साक्षर है। तो साक्षरता होती है कि कितने मतलब व्यक्ति जो हैं वो पढ़ना लिखना जानते हैं, उनके एजुकेशन से रिलेटेड होता है। अब साक्षरता दर क्या होती है फ्रेंड्स, ये होती है टोटल परसेंटेज होती है पॉपुलेशन की ऑफ एन एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया की टोटल परसेंटेज वहाँ पे रहने वाली जनसंख्या की एट अ पर्टिकुलर टाइम एज 7 ईयर्स और अबव हु कैन रीड एंड राइट विद अंडरस्टैंडिंग। मतलब 7 वर्ष की एज से लगा लो कितनी भी आयु, मतलब उससे अधिक आयु तक किसी विशेष समय पर एक टाइम पीरियड मान देंगे, 1 साल के अंदर जैसे, या 1 महीने के अंदर, है ना, या 5 साल के अंदर देख लेंगे
किसी क्षेत्र की जनसंख्या का कितना % है जो समझ के मतलब अपने अकॉर्डिंग अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ भी सकता है और लिख भी सकता है, तो इसे कहते हैं परसेंटेज की जो और लिटरेसी रेट निकालना। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रीफली एक्सप्लेन करना 4 वर्ण आपको पता है फ्रेंड्स, हिंदू समाज में 4 वर्ण होते हैं, आपको पता ही है। 4 वर्णों के बारे में आप क्या बोलूँ, जिसमें आ जाते हैं आपके शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य और आपका ब्राह्मण। तो ये 4 वर्णों से मिलकर बना है। ब्राह्मण को हमेशा ऊंचा दर्जा दिया जाता है, समाज में अच्छा माना जाता है, इज्जत के साथ बोला जाता है। शूद्रों का जीवन जो होता है वो थोड़ा सा नीच कूल में माना जाता है, ऐसी पुराने लोगों की सोच है, आजकल के जमाने में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता है, ठीक है। फिर क्षत्रिय आ जाता है। फिर वैश्य जो होते हैं वो फ्रेंड्स व्यापार से संबंधित लोग होते हैं, है ना। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे आप 4 वर्णों को एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो व्यापार परिवार से रिलेटेड तो वैश्य कहलाओगे, तो ठीक है। और आपका जीवन स्तर हमेशा अच्छा होता है। और शूद्रों का जो होता है 4th जो पार्ट होता है, 4th वर्ण है, उसका जीवन यापन उसे हमेशा शोषण दिखा जाता है समाज में इसके साथ हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका फ्रेंड्स, 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ बतानी है बिलीव्ड बाय हिंदूज, मतलब हिंदू कौन से 4 चरण मानते हैं हिंदू धर्म में, जीवन के 4 चरण कौन से होते हैं। देखो, पहला होता है स्टूडेंट, ठीक है, जिसे कहते हैं छात्र, हिंदी में अगर बोलो तो जिसे ब्रह्मचारी भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स लाइफ होती है बहुत प्योर होती है, एकदम सत्य पे आधारित होती है, कोई झल कपट नहीं होता। बच्चा कैसा होता है, इन सब से दूर होता है, गुरुओं के प्रति एक इज्जत दिखती है आपको, ठीक है ना। तो पहली स्टेज वो इसको मानते हैं जब बच्चा पढ़ाई कर रहा होता है, जब उसके लिए सब कुछ उसका गुरु है, ठीक है ना, जो उसे सिखाएगा, किस मार्ग पे उसे चलना, उसका पथ प्रदर्शन करेगा मार्ग का। नेक्स्ट होता है हाउस होल्डर, फिर आपकी शादी हो जाती है, आप आ जाते हो गृहस्थ जीवन में। गृहस्थ जीवन में क्या होता है, वही सब होता है, परिवार है, बच्चे हैं, आप उलझ के रह जाते हो, कमाना, उनका पालन पोषण करना, उनको हर आवश्यकता की पूर्ति करना, आधा समय आपका यहाँ निकल जाता है। थर्ड स्टेप आता है आपका फॉरेस्ट ड्वेलर, मतलब जिसे कहते हैं वानप्रस्थ। ये सिचुएशन कब आती है, जब आपकी लाइफ में अपने बच्चों की शादी कर दी, आपके नाती पोते हो गए, ठीक है, अब आप वनों में चले जाते हो ज्ञान की खोज में, शांति की खोज में, ठीक है ना। तो ये होता है अब आपने बहुत जी लिया, अब आपको चाहिए शांति, ज्ञान, ठीक है ना, तो आप वनों में जाके रहने लग जाते हो। लास्ट स्टेज आती है फ्रेंड्स होमलेस रिनाउंसर, तो ये होता है आपका सन्यासी। लास्ट स्टेप ये होता है आपका, जब आपने मोह माया सब कुछ त्याग देते हो, अपना घर गृह धन दौलत, अब आपको किसी से मतलब नहीं हो, आपका बस एक ही मकसद है, आपका ईश्वर से मिलन, परमात्मा से मिलन, ठीक है ना। ये आपकी लास्ट है। आपने देखा होगा ना, साधु वाधु होते हैं, लीन रहते हैं, कोई मतलब नहीं, भीख मांग मांग के खाना, उसी में इन्हें खुशी मिलती है, ठीक है ना। तो ये लास्ट स्टेज होती है। क्लियर है यहाँ तक। भ्रष्टाचार के कारण देखिए मैं आपको बता चुकी, पॉलिटिक्स में भी है ये चीज़, तो भ्रष्टाचार होता है कि आपको पता ही है, ठीक है ना। तो दिल्ली जैसे हो गया, दिल्ली हो गया या कोई भी सिटी हो गया, वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है। कारण क्या है, एक तो अनएजुकेशन लगा लो, अशिक्षा लगा लो, अनपढ़ लोग हैं, बाद में रोज़गार नहीं मिल पाता और भ्रष्ट हो जाते हैं, या बेरोजगारी लगा दो, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा हो रही है, ठीक है। फिर आप लगा लो क्या कहते हैं, इंसान के मतलब महत्वाकांक्षाएं वो कभी ख़त्म नहीं होती, मजबूर कर देती उसे भ्रष्ट होने पर, और कमाऊं कितना कमाऊं, ठीक है। तो गलत रास्तों का चयन कर लग जाते हैं वो लोग। तो कुछ भी आप इसमें लिख सकते हो भ्रष्टाचार में, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन है इसमें लिखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 16 एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल मोसेक, तो मतलब मिली जुली संस्कृति की अवधारणा की आपको व्याख्या करनी है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो मिली जुली संस्कृति आपको बताइए, जहाँ पे कई प्रकार की संस्कृतियाँ रहती हैं, लेकिन वो एक मतलब मेल्ट होकर ना एक में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इसका एक अमेरिका लास्ट ऑप्शन है, मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में। एक क्वेश्चन और है, तो इसका आंसर आपको वहाँ पे भी वो भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो अमेरिका में ये संस्कृति देखने को मिलती है, तो बाद में डिस्कस करेंगे मिलीजुली संस्कृति को। अब ये देखिए 17 क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण पद से आप क्या समझते हो। तो फ्रेंड्स संस्कृतिकरण ना भारत में पाए जाने वाले सामाजिक परिवर्तन का एक विशेष रूप है, एक सोशल मतलब चेंज है, और यह उस प्रक्रिया को दर्शाता है जिसके द्वारा जाति और जनजाति को जाति पदानुक्रम में निम्न स्थान पर रखा गया है, और जो उच्च और प्रमुख जातियों के अनुष्ठानों प्रथाओं का अनुकरण करके ऊपर की ओर गतिशील चाहते हैं। तो इसका बोलने का मतलब ये है कि फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा इसमें जाति है और जनजाति हैं,
तो उनको एक ना पदानुक्रम एक क्रम में लगा रखा है, उच्च जाति, निम्न जाति, है ना। तो निम्न जाति वाले क्या करते हैं, इसमें उच्च जाति के जो कुछ अनुष्ठान है ना कि हाँ उनकी तरह कर लो, उनकी तरह मतलब प्रथाएं फॉलो कर लो, यार हमारे में नामकरण ऐसा होता है लेकिन देखेंगे उच्चकोल में ऐसा होता है, उसकी तरह कर लिया। तो ऐसी कुछ क्रियाएं करके ना अपने आप को चाहते हैं कि हम भी अनुकरण करेंगे तो हम भी गतिशील हो जाएंगे, हम भी, हमारा लेवल भी ऊपर हो जाएगा। तो ये समाजशास्त्रीय दृष्टि से पारित होने के समान एक प्रक्रिया है, ठीक है ना। तो संस्कृतिकरण, आपने किसी की संस्कृति को अनुकरण कर लिया, इन शॉर्ट। क्लियर है। जैसे आपने देखा कि इनका विवाह इस विधि से होता है, तो यार काफ़ी रॉयल लग रहा है, वही आपने फॉलो कर लिया। बाकी जबकि आपकी संस्कृति कुछ और फॉलो करना चाहती है, कुछ और आपको फॉलो करने के लिए कहते हैं, लेकिन आपने फिर भी वो करा क्योंकि आप चाहते हो समाज में हमारा भी स्थान लेवल हाई हो जाए, लोग बोले हाँ जी इन्होंने भी शादी वैसी करी थी जैसे उन्होंने करी थी, ठीक है। तो लोग इसलिए भी संस्कृति करण करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18, प्रतिमान पद की व्याख्या कीजिए, प्रतिमानों की विशेषताएं बताइए। देखो नॉर्म्स आपको बताइए फ्रेंड्स, हर जगह मतलब सोशल नॉर्म्स भी आपको फॉलो करने पड़ते हैं अगर आपको समाज रहना है। तो कुछ मतलब कुछ कानूनी लगा लो, कुछ है ना उनके अकॉर्डिंग आपको चलना होगा, रूल्स ही लगा लो, तो इसके बारे में आप बेहतर लिख पाओगे कि होते क्या हैं और क्या विशेषता है। भैया इसके अकॉर्डिंग समाज में चलना है, अगर समाज में रहना है तो नॉर्म्स आप लोग फॉलो करने पड़ेंगे, समाज की सोशल वैल्यू तो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी पढ़ लीजिएगा इसे। एक्सप्लेन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन मॉडर्न पीरियड, मतलब आधुनिक काल में महिलाओं की स्थिति आपको बतानी है। भैया स्टेटस आपको पता ही है, कोई कम तो है नहीं किसी से, ठीक है ना। तो लड़कियां प्लेन तक उड़ा रही हैं आज की डेट में, तो आप लिख सकते हो, अच्छा लिख देना सारे पॉइंट्स। और क्योंकि प्राचीन समय में अपना काफ़ी डिफरेंस देखने को आपको मिल रहा होगा, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि उनको एजुकेशन में काफ़ी पीछे रखा, लेकिन आज की डेट में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़कियाँ ही हैं, ठीक है ना। अच्छा साक्षरता में आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, साक्षरता दर किस राज्य की सबसे ज़्यादा, तो केरल आई थिंक ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा हाई रेट है आपका एजुकेशन लेवल, लोग ज़्यादा पढ़े लिखे रहते हैं केरल के, ठीक है। तो ऐसे साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन भी बताते रहूँगी, इसलिए कहती हूँ फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक सुनना चाहिए आपको, और सुनिएगा ज़रूर, क्योंकि पछताना नहीं पड़ेगा बाद में। क्योंकि कई बार ऐसा होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीच में बता दिया और आपने क्या करा, स्किप कर के वीडियो देखते हो कि कौन कौन से क्वेश्चन है, यार देख लो फटाफट आगे बढ़ा के, और फटाफट वही करके फिर बाद में बोलते हो मैम क्वेश्चन तो आया नहीं, ठीक है। तो ऐसा मत कीजिएगा। तो आपको सुनना है और कुछ नहीं करना, कुछ नहीं मांग रही मैं आपसे, बस सुन लीजिए एक बार वीडियो सुन ली आपको समझ आ जाएगी, नहीं या एक बार और सुन लीजिए, ठीक है। 1 घंटे की वीडियो को अगर हमने 2 बार 2 घंटे दे दी तो क्या बुरा है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन था हमारा, आधुनिक काल में महिलाओं की परिस्थिति की व्याख्या कीजिए। तो आपको पता ही है कि जो आधुनिक आज का जो मॉडर्न टाइम है उसमें महिलाओं की क्या स्थिति है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है ना। सारे अच्छे पॉइंट्स आपको लिखने मैंने आपको बता चुकी हूँ। तो आपको पता ही है कल्पना चावला हो गया या सुनीता विलियम्स हो गई, कितनी बेस्ट एस्ट्रोनॉट रह चुकी हैं। भारत की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को ले लीजिए, एजुकेशन मिनिस्टर जो शीला दीक्षित है उनको ले लीजिए। तो इन सबको देख के आपको पता चल गया होगा कि महिलाओं की स्थिति आज के दौर में क्या है। तो आप लिख सकते हैं अच्छे से इसको। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मतलब सबसे पहली प्राचीन सभ्यता कौन सी थी, मेसोपोटामिया इसका आंसर है। सबसे ओल्डेस्ट मतलब सिविलाइजेशन था ये, वर्ल्ड रिकॉर्डेड है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उस स्थान का नाम लिखिए जहाँ पे ओगे जनजाति पाई जाती है। तो फ्रेंड्स अंडमान आइसलैंड है जहाँ पे ओगे जनजाति पाई जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 22, जिसमें आपसे बोला है मेल्टिंग पोट के उदाहरण आपको समझाने की, कॉन्सेप्ट क्या है मेल्टिंग पोट का। तो आपको याद है अभी जो पहला मैंने को एक अभी हमने एक क्वेश्चन छोड़ा है जिसमें मिली जुली संस्कृति के बारे में आपसे पूछा है, तो यही वो चीज़ है फ्रेंड्स। देखो ऐसे घुमा के क्वेश्चन दिए जाते हैं और आप लोग मिस कर जाते हैं पेपर में, और फिर आप करते हो ब्लेम, मैं पता नहीं पेपर कभी हो जाता है फ्रेंड्स, हमसे मेरे से भी गलती हो जाती है। इसीलिए मैं आपको हर तरह का क्वेश्चन पहले ही बता के चलती हूँ। इसलिए मैंने पॉलिटिकल में भी ये चीज़ करी थी, ट्रिक अपनाई थी कि सारे आपको बता देते कि ऐसे भी मोल्ड करके पूछ सकते हैं, ऐसे भी पूछ सकते हैं, आंसर आपको यही लिख के आना है, ठीक है। तो मेल्टिंग पोट मीन्स आपको पता ही है कि मतलब इसमें ये बोलना चाह रहा है फ्रेंड्स कि इसमें एक पिघलने वाला बर्तन क्या है उसके रूप में समाज को देखने की कोशिश की जा रही है। जैसे आपको पता ही है एक बर्तन जब बनता है तो उसमें कई प्रकार के मतलब यूज़ की जाती है, तांबा हो गया, स्टील हो गया, सबको यूज़ कर लिया, लेकिन जब वो बर्तन बन के निकलता है तो आप उसमें से पहचान नहीं पाते हो कि कितना तांबा लगा, कहाँ स्टील है, कहाँ क्या है। समझ में आए हो। तो कई प्रकार की धातुएं उसमें मिलती हैं, लेकिन जब वो बन के आता है तो एक धातु के रूप में आपको दिखता है। यही मिली जुली संस्कृति होती है, यही मेल्टिंग पोट होता है। समाज भी एक ऐसा ही है, एग्जाम्पल है, जहाँ पे कई प्रकार के लोग रहते हैं, लेकिन वो इस तरह से रहते हैं कि आप पहचान नहीं पाते हो कि कौन से लोग किस धर्म से जुड़ा है, किस संस्कृति को फॉलो करता है, क्या जाति है, ठीक है ना।
और ये अक्सर देखा जाता है, इसका अच्छा एग्जाम्पल है अमेरिका। अमेरिका को ही अक्सर पिघलने वाला बर्तन कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे हर प्रकार के धर्म, जाति, नस्ल और संस्कृति के लोग रहते हैं, लेकिन वो ऐसे मतलब कहीं ना कहीं ऐसे रहते हैं कि ऐसा लगता है कि एक ही जाति, धर्म और उसके लोग रहते हैं, नस्ल के एक दिखते हैं, मतलब अनेकता में एकता वाली बात आ जाती है ना, वो है। बाकी मैंने आपको एग्जाम्पल समझा दिया है। तो कहीं भी विविध लोगों को आत्मसात किया जाना, मतलब एक रूप में देखना, विविध अलग अलग प्रकार के लोगों को एक रूप में देखना ही आपका मेल्टिंग पॉट होता है, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया आपके दोनों क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। 23 है फ्रेंड्स, 2 प्रकार के प्रेषण आपको बताने हैं। ऑब्जर्वेशन, आप ऑब्जर्व करते हो ना, किसी अवलोकन करते हो, तो इसके 2 मेन टाइप्स बताने हैं। तो आपको यहाँ पे लिख के आना है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन कैसे कैसे आप करते हो, ठीक है। और इसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि बहुत मतलब कहते हैं माइनर सा क्वेश्चन है, आपको इतना पता होना चाहिए यार ऑब्जर्वेशन के बारे में, ठीक है ना। व्हाट इज मीन बाय फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, मतलब प्रजनन के परिवार से क्या तात्पर्य है, ये आपको प्रिपेयर करना है। इसका आंसर आप कुछ आपको होमवर्क भी देना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि सारा ही मैं बता दूंगी तो आप क्या करेंगे, मेहनत है ना। और आज की वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ, देखो ये मत बोल देना बाद में कि मैम आपने बताया हम वही प्रिपेयर करके गए, नहीं आया। देखिए हमेशा क्वेश्चन आए ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन यस सारे क्वेश्चन मेरे जो होते हैं वो सिलेक्टेड होते हैं, और मैं बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स ऐसे कुछ भी उठा के आपको पता है मैं नहीं देती, कभी भी, नेवर एवर। मेरा हमेशा यही होता है कि अगर कोई बच्चा मेरी वीडियो देख रहा है उसको उसमें से कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें से आपको जरूर दिखेंगे, पासिंग मार्क्स लाइक आपके आ जाएंगे, इतना मैं श्योरिटी आपको देती हूँ, ठीक है ना। और अच्छे मार्क्स चाहिए, क्वेश्चन समझिएगा। सोशियोलॉजी का पेपर है आपका, कोई इतना टफ पेपर नहीं आने वाला। समाज से रिलेटेड बातें आती हैं, आप भी समाज में रहते हो, सामाजिक प्राणी है व्यक्ति। सबसे पहले व्यक्ति आया, उसने समाज बनाया, ये आपको मैंने पॉलिटिक्स में भी समझाया था। समाज ने मिलकर राज्य बनाया, है ना। तो एक दूसरे से मतलब कैसे हम अटैच हैं, ठीक है ना, तो वो हमें पता होना चाहिए यहाँ पे। और जितना आप इसको ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ोगे, रीड करो 1 बार 2 बार। कई बार ऐसा होता है हिंदी में कुछ वर्ड्स ऐसे यूज कर ले जाते हैं जो हमें समझ ही नहीं आते, तो इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़िए, क्योंकि इंग्लिश मतलब रीडिंग क्वेश्चंस इन इंग्लिश बेटर देन मतलब हिंदी से बेटर इंग्लिश लैंग्वेज होती है फ्रेंड्स। कभी कभी ना हिंदी लैंग्वेज में हम कंफ्यूज होते हैं, ये मैं भी करती हूँ। तो इंग्लिश में पढ़ो, बहुत ईजी लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो वहाँ पे आप पढ़िएगा, आपको क्लियर समझ आ जाएगा। कई बार इंग्लिश में समझना है तो हिंदी में पढ़ लीजिएगा, ये ट्रिक हमेशा फॉलो करनी चाहिए, ठीक है ना। तो आगे भी बताते हैं। और फोक वेज आपको पता ही है, लोक रीतियाँ आपको पता ही है, हर समाज एक रीतियों के अकॉर्डिंग चलता है, हर समाज की कुछ रीतियाँ होती हैं। तो लोक रीतियाँ जो सभी लोग फॉलो करते हैं, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। बाकी जो सब कुछ जो इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए, वो मैंने इसमें आंसर इंक्लूड किया है इस वीडियो में। और बाकी मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन भी दे रही हूँ, जहाँ तक मुझे लगता है आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब आता है फ्रेंड्स धर्मनिरपेक्षवाद से क्या समझते। देखो पॉलिटिक्स कि मतलब जिसने मेरी वीडियो देखी होंगी वो बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पाएगा, क्योंकि भारत के संविधान में मैंने आपको ये वर्ड समझाया था। धर्मनिरपेक्षवाद का अर्थ होता है सभी धर्मों को समान रूप में देखना, सभी धर्मों को समानता का दर्जा देना, धार्मिक रूप से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है ना। तो संविधान भी हमें ये कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें सभी धर्मों को बराबर का दर्जा दिया जाता है। व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता है, वो किसी भी धर्म का पालन कर सकता है, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, ठीक है ना। किसी भी धर्म को एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है ना। और धर्म परिवर्तन भी कर सकता है अगर कोई व्यक्ति चाहता है तो। इट्स अप टू यू, आप क्या चाहते हो, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं धर्मनिरपेक्षवाद। क्लियर है। सेकंड, अब 27 आता है व्हाट इज पॉवर्टी। देखो गरीबी के बारे में तो आप इजीली बता पाओगे, गरीबी क्या होती है। देखो मेरे अकॉर्डिंग गरीबी होती है, गरीब उस व्यक्ति को कहा जाता है ना जो अपनी मतलब कहते हैं रोजमर्रा की हमारी जो बेसिक नीड्स हैं, रोटी कपड़ा और मकान, अगर व्यक्ति कोई उसको भी नहीं मतलब अचीव कर पा रहा, वो भी प्राप्त नहीं कर पा रहा अपनी लाइफ में, तो वो गरीब है, ठीक है ना। बाकी गरीबी क्या है, गरीबी फ्रेंड्स एक ऐसी स्थिति है जब व्यक्ति को कई सारे मतलब सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं अपने जीवन यापन करने के लिए, और यहाँ तक कि 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए से उसे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। मेरे नज़र में तो गरीबी वो है। अगर हमें इजीली सब कुछ मिल जाएगा तो हम गरीब कहाँ से हुए, ठीक है ना। बाकी जो आपको बेटर लगे, अपनी लैंग्वेज में अगर कुछ बनाना चाहते हो तो प्लीज़ बनाइएगा जरूर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है मादक पदार्थ व्यसनी की व्याख्या कीजिए। देखो मादक पदार्थ कभी कभी में भी आपको समझना है मादक क्या आ गया। आप क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन ड्रग एडिक्शन। सबको पता है भाई ड्रग एडिक्शन,
रोज़ सुनते हो, न्यूज़ में देखते हो, मूवी देखते हो, सबको पता है, ईजिली मुझे पता चल गया मुझे क्या लिखना है। तो फ्रेंड्स, मादक पदार्थ क्या होते हैं, इनकी व्याख्या आपको पता है क्या होता है? ड्रग एडिक्शन। आप कोई नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हो, उसे ही कहते हैं, आप उसके एडिक्टेड हो, उसका सेवन करते हो, है ना। और इसमें क्या है, मेंशन सम ऑफ इट्स इल इफेक्ट, आपको पता ही है, हर मतलब अल्कोहल की हर बॉटल में लिखा होता है इट इज़ डेंजरस फॉर योर हेल्थ। इससे बड़ी बात क्या है, ठीक है ना। दुष्प्रभाव पड़ रहा है उसका हमारी बॉडीज़ पे, तभी तो लिखा हुआ आ रहा है, तो हमें नहीं करनी चाहिए वो सब चीज़ें। तो वही है। अब ड्रग एडिक्शन कोई लोग रहते हैं, उनके कई रीज़न होते हैं, देयर आर सो मैनी रीज़न। अगर आप कोई ड्रग ले रहे हो, आप मतलब कोई भी आप अल्कोहल लेते हो, तो उसके कई रीज़न होते हैं। कोई कहता है भाई मैं खुशी में पी रहा हूँ, कोई बोलता है भाई मैं गम में पी रहा हूँ, कोई बोलता है भाई मेरे को ये प्रॉब्लम है मैं इसलिए पी रहा हूँ, कोई बोलता है भाई मैं इन्जॉयमेंट के लिए पीता हूँ, इन्जॉयमेंट करता हूँ फिर पीने के बाद, ठीक है ना, बच्चों के साथ एंजॉय कर लिया, अब मन मेरा खुश हो जाता है, मैं डिप्रेशन भूल जाता हूँ। तो देयर आर सो मैनी रीज़न, ठीक है ना। तो कहते हैं ना, गलत चीज़ के तो हर कोई रीज़न दे देता है, लेकिन सही रीज़न जब देना होता है सही बात के लिए, वो लोगों को रीज़न ही नहीं मिलता तब, ठीक है ना। तो वहाँ पे मिलते हैं एक्सक्यूजेस। तो पता नहीं मैं आपको कैसे बता पाऊँ, पर आप आई होप आप समझ गए आपको यहाँ पे क्या लिखना है, ठीक है ना। तो आप हेल्थ से रिलेटेड 2-3 प्रॉब्लम लिख दीजिएगा। लीवर ख़राब हो जाता है, बेस्ट मतलब पहला तो यही है, आपका लीवर डैमेज हो जाता है, ठीक है, आपकी पाचन तंत्र आपका ख़राब हो जाता है, पूरा डामाडोल हो जाता है, ठीक है ना। और बहुत सारे दुष्प्रभाव है। कई लोग ड्रिंक करके लड़ाई झगड़े करते हैं यार, ये भी तो गलत है, हमारे समाज के लिए असामाजिक तत्व के रूप में वो बन जाते हैं, ठीक है ना। तो लड़ाई झगड़ा करना या कोई गलत काम करना ड्रिंक करके, अपशब्द कहना, ये सारे दुष्प्रभाव हैं। देखो पहले आप होश में रहते हो, आप बिल्कुल सही रहते हो, जैसे ही आप कुछ ड्रिंक कर लेते हो आप मानसिक रूप से बीमार हो जाते हो और लोगों के लिए मतलब बुरा व्यवहार करने लग जाते हो। तो देयर आर सो मैनी रीज़न, ठीक है ना। तो आप कुछ भी यहाँ पे बता सकते हो और बहुत सारे इसके इल इफेक्ट हैं, आप अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे आता है, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया और किस वर्ष किया। तो मैं आपको बता दूँ, इसकी फर्स्ट बुक का जो वर्जन था वो कंपाइल किया गया था 5th सिख गुरु अर्जुन के द्वारा, और ये अमृतसर में किया गया था फ्रेंड्स 1604 ईस्वी में, ठीक है ना। तो ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चंस, प्राथमिक समूह की 4 विशेषताएं बताइए। देखो प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह मतलब प्राइमरी या सेकेंडरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्या है, इनकी क्या विशेषताएं हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। में डिफरेंस भी पूछा जाता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ें बता दी आपको। तो इसीलिए कहते हैं वीडियो एंड तक देखने के लिए, बारीकी से देखने के लिए, स्किप नहीं करने के लिए, क्योंकि आप कई बार कोई भी क्वेश्चन मिस भी कर जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए बारीकी से सुनोगे तो सारी चीज़ आपको पता रहेंगी कि हाँ मैम ने ये बताया तो हमें ये पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप कोई भी चीज़ मिस नहीं करेंगे यहाँ पे। तो फ्रेंड्स जो प्राइमरी ग्रुप होता है आपका, तो फ्रेंड्स प्राइमरी ग्रुप की ना जो विशेषताएं होती है वो मैं आपको बताती हूँ। प्राइमरी ग्रुप होता है एक ऐसा ग्रुप जो आप ना अपनी इच्छा से बनाते हो, ठीक है ना। तो प्राइमरी ग्रुप का आप अपनी इच्छा से बनाते हो, काफ़ी मतलब इनफॉर्मल होता है। इसमें जैसे आपका परिवार आ गया, आपके पड़ोसी आ गए, आपके मित्र आ गए, है ना, या कोई आपने मतलब कोई पार्टी वार्टी रखी, किटी पार्टी, उसको बना दिया अपना, है ना। तो ये तरह से होता है प्राथमिक समूह। और सेकेंडरी समूह जो होता है फ्रेंड्स, वो एक ऐसा ग्रुप होता है जो आप किसी पर्पस या कोई आपका एम है या उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है, तब जाके आप वो ग्रुप बनाते हो, ठीक है ना। और काफ़ी फॉर्मेलिटी उसमें निभानी पड़ती है, उसमें रूल्स भी आपको फॉलो करने होते हैं, सेट ऑफ रूल्स वहाँ पे आपको फॉलो करने होते हैं। लेकिन प्राइमरी में ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर है? अच्छा, अगर आपसे इसकी विशेषताएं पूछी जाएं आपसे प्राथमिक की, तो क्या क्या लिखोगे आप पॉइंट्स में, मैं आपको बताती हूँ। तो जल्दी से नोटबुक है तो नोटबुक निकालिए, मैं आपको पॉइंट्स बताती हूँ। तो क्या क्या लिखना है, सेकेंडरी फॉर्मल होता है और इम्पर्सनल रिलेशन दिखाता है, जबकि प्राइमरी अपोजिट कर दो, इनफॉर्मल होता है और पर्सनल रिलेशंस आपके दिखाता है, ठीक है ना। तो अपोजिट आपको करके चलना है। सेकेंडरी में फ्रेंड्स लार्ज इन साइज में बड़ा होता है, कोई लिमिट नहीं है। आप कोई दल ले लो, बीजेपी ले लो, बहुत बड़ी मतलब टीम क्रिएट हो जाएगी, बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं बीजेपी में। और आपका प्राइमरी ले लो मतलब स्मॉल इन साइज, ठीक है ना। ऑप्शंस ऑफ मेंबरशिप, सेकेंडरी में आपको ऑप्शन मिलता है, आप मेंबर बनना चाहते हो तो बनो, नहीं बनना चाहते हो तो नहीं बनो, जबकि प्राइमरी में ऐसा नहीं है, आप अपनी मर्जी से बनते हो। सेकेंडरी जो आपका होता है फ्रेंड्स, ये एक्टिव और इनएक्टिव मेंबर्स दोनों इसमें मतलब इंक्लूड होते हैं, जबकि प्राइमरी में ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप मतलब दोनों यहाँ पे एक्टिव और इनएक्टिव, मतलब प्राइमरी में आप मतलब एक्टिव ही रहते हो मोस्टली। सेकेंडरी में फॉर्मल रूल्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं, जबकि प्राइमरी में ऐसा नहीं है, ठीक है। सेकेंडरी में फ्रेंड्स जो स्टेटस होता है इंडिविजुअल्स का, वो डिपेंड करता है उसकी रोल पे,
जितना उसका स्टेटस हाई होगा उसका रोल उसी पर डिपेंड करता है, वो उसी का मतलब आप नॉर्मल हो तो आप नॉर्मल रहोगे, आपसे ज़्यादा किसी का स्टेटस हाई है तो वो आपका लीडर बन जाएगा। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है। जबकि प्राइमरी में ऐसा नहीं है, यहाँ पे कोई मतलब कोई स्टेटस की ज़रूरत नहीं होती। देखो आप फ्रेंड्स बनाते हो, स्टेटस देख के बनाते हो? कभी नहीं। फ्रेंड्स बनाते हो, आपके थॉट्स मिलने चाहिए, आपको अच्छा लगना चाहिए, आप बना देते हो। सेकेंडरी में गोल ओरिएंटेड होता है ये, मतलब कोई ना कोई उद्देश्य होता है इस ग्रुप को बनाने का, ठीक है। जैसे बीजेपी ने पार्टी खड़ी करी तो उनका उद्देश्य है कुछ ना कुछ, लेकिन प्राइमरी में ऐसा कोई गोल नहीं होता, कोई उद्देश्य नहीं होता। आप अपनी इच्छा से बनाते हो ताकि अपनी बातें शेयर कर लो, एक पर्सनल वे में कुछ आपने शेयर कर लिया अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। क्लियर है यहाँ पे? तो चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। आई होप आपको दोनों समूह समझ आ गए होंगे। भारत में संयुक्त परिवार पद्धति है ना की विशेषताएं बताइए। देखो भाई, ज्वाइंट फैमिली के सिस्टम से क्या क्या फायदे होते हैं ये आपको पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, ये क्वेश्चन है आपका। न्यूक्लियर फैमिली, ज्वाइंट फैमिली 4th-5th स्टैंडर्ड में हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना। तो बड़ा परिवार, संयुक्त परिवार के सबसे बड़ा फायदा पता है क्या बताऊँ आपको मैं, कि यहाँ पे ना एकता देखने को मिलती है, प्लस बुरे वक्त में ना हमें किसी और की जरूरत नहीं पड़ती अगर हमारा ज्वाइंट फैमिली है। सपोज करो पेरेंट्स हैं, मतलब मम्मी पापा और उनके बच्चे हैं, ये न्यूक्लियर फैमिली हो गई। अब दोनों जॉब करते हैं तो ऐसे में बच्चों को किसके भरोसे छोड़ के आते हैं? दूसरों के। अब दूसरा जरूरी थोड़ी ना आपके जो बच्चे हैं उनके टेक केयर अच्छे से करें, ये जरूरी नहीं है, कुछ भी कर सकता है। आजकल तो इतने केसेस हो रहे हैं। अगर आपका संयुक्त परिवार है तो घर में और सदस्य होते हैं जो आपके बेबी की टेक केयर इजीली अच्छे से कर पाएंगे और अच्छे से करेंगे क्योंकि वो उनके बच्चे हैं। तो ये एक एडवांटेजेस मिल जाता है और बहुत सारे एडवांटेजेस हैं यहाँ पे, तो आप प्लीज़ इसको खुद करके देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डिफाइन रोल। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोल? भूमिका, आपको पता है हर व्यक्ति एक रोल प्ले करता है और भूमिका की विशेषताएं क्या है। देखो समाज में रहते हैं, हर व्यक्ति का एक अलग रोल है, अपने अकॉर्डिंग अपनी योग्यता के अनुसार उसका अपना रोल है, या अपने कुछ भी लगा लो। मतलब अब अगर मैं फैमिली में देखे जाए तो यहाँ पे अगर जेंडर की बात कर लेते हैं, देखो उसमें भी भूमिकाएं हैं। औरतें हैं, उनका क्या रोल है? परिवार संभालना, घर गृहस्थी चलाना, बच्चों की टेक केयर करना। पति का क्या रोल है? पैसा कमाना, अपनी फैमिली की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करना, ठीक है ना, जरूरतों को पूरा करना, प्रोटेक्ट करना अपने परिवार को। तो हर किसी की एक भूमिका होती है। बाकी इस आंसर को आप अपनी लैंग्वेज में लिख देना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्वितीयक समूह में बता चुकी हूँ, सेकेंडरी ग्रुप अच्छे से, इसकी विशेषताएं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय ग्रामीण समुदाय। फ्रेंड्स अभी मैंने ग्रामीण समाज पढ़ा था ना, अब ग्रामीण समुदाय हो गया, तो इसकी विशेषताएं बतानी है, ये आपका होमवर्क। इसको प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन मैं आपको बोल रही हूँ उनको नज़रअंदाज करके मत जाना, एग्जाम में भाई पढ़ के जरूर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस? मतलब कब आया, मतलब कब वो लागू हुआ। तो आपको मैं बता दूं 26 नवंबर 1949 को बन चुका था, मतलब अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा, लेकिन लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। ये आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, 4 वेदों के नाम आपको बताने हैं, प्रत्येक का संक्षेप में वर्णन करना है। आपको पता ही है वेद के बारे में आपने सुना ही होगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन देना है, तो ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डिफरेंस आपको बताना है बहिर्विवाह अंतर्विवाह। देखो अभी मैंने आपको पहले एक क्वेश्चन कराया था जिसमें मैंने आपको शायद दामाद और ससुर का वो बताया था कि रिलेशन कैसे बनता है, और उसमें मैंने आपको बताया था जो विवाह से ही बनता है। तो विवाह भी 2 प्रकार के होते हैं, एक्सोगैमी और इंडोगैमी, ठीक है। तो एक्सोगैमी फ्रेंड्स क्या होता है? आउटसाइड, मतलब आप कम्युनिटी से बाहर शादी कर रहे हो, है ना, मतलब अपने मतलब आउटसाइड ऑफ वंस ट्राइब एंड सोशल यूनिट, ठीक है। तो ये ग्रीक का वर्ड है जो एक्सोगामोस से निकला है, जिसका मतलब है आउटसाइड मैरिज, ठीक है ना। और इसका अपोजिट कर लो इंडोगामी, मत मैरिज टू समवन इनसाइड द सेम ग्रुप, ठीक है। तो भारत जैसे इतने बड़े देश में ना कई ऐसे धर्म हैं, कई ऐसी मतलब कास्ट हैं, जातियां हैं जिनमें ऐसा विवाह अभी भी होता है, ठीक है। बाकी इसको डीपली आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा, अब आपको एक्सप्लेन करना है वेग्रेंसी। तो क्या होता है वेग्रेंसी, आपके मतलब आपको बताना है। अवारगी तो मुझे लगता है बताना चाहिए। तो एक सामाजिक फ्रेंड्स मैं बोलूँ से तो एक रोगात्मक व्यवहार ऐसे, तो आप पीड़ित हो इस व्यवहार से। तो इसमें क्या होता है, ऐसे बच्चे होते हैं जो बिना किसी मकसद, बिना किसी मोटिव के इधर उधर भटकते रहते हैं। तो आने जाने वाले जो लोग होते हैं उनको मतलब वल्गर कमेंट करना, उससे इनको आनंद मिलता है। समाज के इनके लिए, समाज के प्रति इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती, बस समाज पे बोझ बन के रह जाते हैं लोग। तो इससे ज़्यादा क्या बताऊँ आपको, बाकी आपको भी पता है आवारा लोग क्या होते हैं, आवारगी करना क्या होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका
क्रियात्मकवादी परिदृश्य किस पर ध्यान केंद्रित करता है? तो फोकस ऑन किस पे? पर्सपेक्टिव क्या है आपका फंक्शनलिस्ट का। तो ये आपको पढ़ाई करके जानी है, याद करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40 क्वेश्चन कि भाषावाद क्या है। अब देखिए पॉलिटिकल की वीडियो जिसने मेरी देखी वो क्लियरली बता पाएगा। भाषावाद होता है वाद, जहाँ पे वाद देख लो ना, भाषावाद, लिंगवाद, धर्म, इसका जातिवाद, मतलब क्या होता है? अपने ही चीज को सपोर्ट करना, उसे कहते हैं। ठीक है, तो भाषावाद आ गया, अपनी भाषा को सपोर्ट करना, अपनी भाषा को, अपने भाषा के आधार पे अपने लोगों को सपोर्ट करना। भाई तू है, तू पंजाबी बोलता है, हाँ तू हमारा भाई है, बाकी और कोई नहीं हमारे लिए। तो ये मैटर, ये अपने लिए लड़ते हैं। अपने भाषावाद में अपनी भाषा को महत्व देना, बाकी भाषाओं की अवेल ना करना, उनका कोई मैटर नहीं करता, डजंट मैटर। कोई भी भाषा बोलो, हमें फर्क नहीं पड़ता। हाँ पंजाबी बोल रहे हो, बिहारी बोल रहे हो, मद्रासी बोल रहे हो, तो आप हमारे भाई हो, तो ठीक है। इस तरह से सपोर्ट करते हैं। अब देखिए जहाँ पे वाद लग गया तो वो राष्ट्रीय एकीकरण हो सकता है? वहाँ पे कभी नहीं। तो ये हानिकारक तत्व हैं सारे, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को जरूर मिलता है, तो आप पढ़ के जाइएगा सारे के सारे पॉइंट्स, ठीक है। डाउरी फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता आपको बताना चाहिए, दहेज क्या है आपको पता ही है, ठीक है। तो ये आप कर लेंगे अपना अभी अटेम्प्ट वहाँ पे क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा और किस वर्ष की गई, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो ये है, इसकी जो स्थापना है वो विवेकानंद के द्वारा की गई थी 1897 में। यहाँ मेंशन नहीं है, आप चाहें तो लिख सकते हैं। और इसके फ्रेंड्स हिंदू संत रामकृष्ण के, इसमें दो इसके उद्देश्य हैं, दोहरा उद्देश्य था इसका। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा इस मिशन की स्थापना किस उद्देश्य से की गई, तो मैं आपको बता दूं, हिंदू संत थे रामकृष्ण, उनके जीवन में जो वेदांत की शिक्षाएं थी ना, उनको फैलाना चाहते थे। जो वेदों से रिलेटेड शिक्षाएं थी उनको समाज में फैलाना। और सेकंड इनका उद्देश्य था भारतीय लोगों की सामाजिक स्थितियों में सुधार करना, ठीक है ना। जितनी भी समाज में कुरीतियां हैं उनको अंत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है पर संस्कृतिकरण का वर्णन कीजिए। तो ये आपको याद करना, मतलब संस्कृति के ऊपर तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा चुकी हूँ और क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, तो आपको प्रिपेयर सारे करके जाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति के मध्य विभेद बताना है आपको। मतलब आपका एस्क्राइब्ड और अचीव्ड स्टेटस, देखो स्टेटस मैं आपको बता चुकी हूँ। आपकी मतलब स्टेटस, हर बंदे का समाज में स्टेटस होता है ना। आप स्टेटस देखो, हाँ भाई हाई स्टेटस के लोग हैं, लोअर स्टेटस के लोग हैं, मिडिल स्टेटस के लोग हैं। स्टेटस नाम की जो चीज़ है ना वो समाज में हमेशा आती है, ठीक है। तो प्रदत्त होता है फ्रेंड्स आपको, मतलब पहले से ही प्राप्त है, आपको वंशानुगत प्राप्त है, ठीक है ना। परिवार में पहले से ही आप अमीर हो, पहले से ही सब कुछ है। अर्जित होता है बाद में आपने हार्डवर्क किया, मेहनत करी, आपने बड़ा लेवल का एग्जाम क्लियर किया, तब जाके अपनी पोस्ट वो स्टेटस आपने खुद बनाया। तो ये दोनों में डिफरेंस है, बाकी आप बता दीजिएगा। नेक्स्ट है लैंगिक समानता की व्याख्या। मैंने अभी आपको बताया था इक्वालिटी, यहाँ पे जेंडर की बात होती है, तो बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को समान रूप से देखना ही लैंगिक समानता होती है। अगर दोनों समान काम कर रहे हैं तो समान वेतन उनको प्रोवाइड करना, दोनों को समान अवसर देना विकास के, ये होती है लैंगिक समानता। भारत इसे बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहा है। आपने देखा होगा आज की डेट में गर्ल्स भी बॉयज़ से कोई पीछे नहीं है, ठीक है ना। कई पोस्ट पहले ऐसी हुआ करती थी जो गर्ल्स के लिए अलाउड नहीं थी, अब ऐसा कुछ नहीं है, हर जगह गर्ल्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नारी शक्ति को वैसे भी कभी चैलेंज नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो मजाक कर रही हूँ भाई, ठीक है ना, इतना सीरियस मत हो जाना। बाकी तो मेरे लिए दोनों सभी मैटर करते हैं, दोनों ही अपनी अपनी जगह हैं, ठीक है। बाकी आजकल के बॉयज़ भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, हर जगह पे नारी को रिस्पेक्ट देते हैं, वो अच्छी बात है और ये होनी भी चाहिए, क्योंकि नारी के रूप में हमें माँ भी मिलती है, हमारी बहन भी मिलती है, और हमें ऑलवेज उनके लिए एक रिस्पेक्ट भावना रखनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फ्रेंड्स आपका भारतीय समाज के दो महाकाव्य। मुझे नहीं लगता बताना चाहिए, महाकाव्य बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को भी पूछोगे ना उसको भी पता होगा, ये आपका होमवर्क है, मैं नहीं बताऊंगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना जिनको पता है, ठीक है, आई विल वेट। नेक्स्ट है आपका किस वर्ष से मंडल कमीशन का रिपोर्ट लागू हुआ था। मैं आपको बता दूं फ्रेंड, यह भारत में 1979 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के तहत जनता पार्टी सरकार द्वारा भारत के सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए एक जनादेश के साथ स्थापित किया गया था। ये आपको लर्न करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्वायत्त महिला समूहों की भूमिका की व्याख्या कीजिए। स्वायत्त पता है ना, शक्ति से परिपूर्ण। तो ऐसी महिला समूहों की भूमिका आपको पता ही है, समाज में एक दबदबा सा रहता है, भैया अपने हक के लिए लड़ना जानती हैं, किसी के दबाव में नहीं आती, अपना डिसीजन खुद लेती हैं, समाज को एक नई दिशा प्रदान करती हैं, और देयर आर सो मैनी वर्क
जो डन बाय देम, ठीक है ना। तो बहुत सारे काम है जिनके द्वारा किए जाते हैं, समाज में एक परिवर्तन लाने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान होता है, ठीक है ना। दे विल फाइट फॉर देयर राइट, तो ये भी एक पॉइंट्स यहाँ पे लागू होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 49। देखिए कितनी जल्दी जल्दी हमने 49 क्वेश्चन कर लिए, पता भी नहीं चला, और आपके अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस भी आ गया होगा कल के अब जो सोशियोलॉजी के पेपर को लेकर। मुझे नहीं लगता बच्चों को अब डर लग रहा होगा यहाँ तक देखने के बाद। तो आगे देखिए, आगे आगे कमाल क्या होता है, आपको सब आ जाएगा फ्रेंड्स। कोई पेपर टफ नहीं होता, बस आपको अपने अंदर देखना पड़ता है, झांकना पड़ता है, और अपनी जो कैपेबिलिटी वो पहचानना पड़ता है, और उसके लिए मोटिवेट करने वाला आपको होना चाहिए। आप मोटिवेटेड हो गए, देखिए आपने चुटकी में इंग्लिश का पेपर भी निकाल दिया। सब बच्चों ने मुझे मैसेज करे, मैम बहुत अच्छा पेपर आया, जैसा आपने बताया वैसा करा, 40% में करके आ गया, 60% में करके आ गया, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली, ठीक है ना। अगर आप 40% करके आए हो ना, तो आपके 50 मतलब लगा लो, अगर आपको 30 भी मिलते हैं ना, तो 50% मार्क आपके फिर भी आ जाते हैं, क्योंकि टीएमए भी आपके इंक्लूड होते हैं, ठीक है ना। तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे, डोंट वरी। और बाकी आगे आने वाले पेपर में भी आ जाएंगे। और डेटा एंट्री का प्लीज़ मैं नहीं बता पाऊंगी, मेरी तबीयत वाकई में ही ख़राब है, और बहुत इजी पेपर आता है फ्रेंड्स, इतना टफ पेपर नहीं आता, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल के भी मार्क्स ज़्यादा होते हैं। तो आपके फिलअप्स आते हैं, और एक एक नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी अटैम्प्ट कर लेना, आप क्लियर कर जाओगे, इतना स्ट्रेस मत लो उसके लिए, ठीक है ना। छोटे छोटे आंसर्स हैं वो पढ़ के चले जाओ, कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और जो बच्चे कंप्यूटर कर रहे हैं वो तो बहुत जल्दी, उनको तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है यार, सारा अटैम्प्ट कर लेंगे वो। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आता है फ्रेंड्स 49। बालिका शिशु हत्या की व्याख्या कीजिए, इसके क्या कारण है। तो बालिका शिशु तो आपको पता ही है, पहले के ज़माने में बहुत होता था, जैसे भ्रूण हत्या बालिकाओं का ही होता था, पता लगा लड़की है मार दिया। तो कारण आपको पता ही है, सबको बेटी की चाह, ठीक है, लोगों की छोटी सोच, महिलाओं के प्रति मतलब उनके मतलब नज़रिया जो सब कुछ गलत था, इस वजह से वो ये सब करा करते थे। उन्हें नहीं पता कि महिलाएं देश की शक्ति हैं, वही शान है, उनको ख़त्म कर देंगे तो देश का ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक कहते हैं ना माइनर सोच वाले लोग होते थे, तो ये भी एक कारण था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट स्कूल फॉर दलित गर्ल्स इस्टेब्लिश्ड। यहाँ पे गर्ल्स की स्पेलिंग थोड़ा गलत होगी फ्रेंड्स, उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, क्वेश्चन लिखने में हो जाता है कभी कभी। तो दलित लड़कियों के लिए पहला स्कूल किस वर्ष खोला गया, ये आपका होमवर्क अगेन, क्योंकि थोड़ा बहुत आपकी बुद्धि खोलनी पड़ेगी ना, माइंड थोड़ा आप चलाइए, तो दिमाग चलाओगे तो कुछ नया और सीखोगे, वो आपके काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातियों में भूमि अलगाव के मुख्य कारण। आपको पता है ना, एक जनजाति होती है तो हमेशा अलगाव, इसका मैंने पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ाया था आपको। तेलंगाना एक अलग राज्य घोषित हो गया, और बहुत से हैं अलग होने पर अलग होने की मांग करते हैं, और उसके कारण आपको पता है क्या होते हैं। जब इन जनजातियों को लगता है भैया हमारी जाति खतरे में है, तो ये अलग होने की मांग कर देते हैं। इन्हें लगता है हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, हमें कोई विशेषाधिकार नहीं दिए जा रहे, तो ये अलग होने की मांग कर देते हैं। इन्हें लगता है सरकार हमें कहीं ना कहीं दबा रही है, हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, तब ये अलग होने की मांग कर देते हैं। तो देयर आर सो मेनी रीज़न, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरी मजदूरी पद की व्याख्या कीजिए। इजी है, आपको बताना है दोहरी मजदूरी पद क्या होता है। नेक्स्ट है, स्वायत्त महिला समूह में, अगेन ये तो मैं बता चुकी हूँ, अगेन रिपीट हो गया, तो ये आपको नहीं पढ़ना। नेक्स्ट है आपका बालिका शिशु हत्या की व्याख्या का, देखो अगेन ये हो गया रिपीट, तो इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, बार बार है ये रिपीट है, मैंने शायद 2 वे में आंसर लिख दिए, और इसके कारक आपको बताने में बता चुकी हूँ। 55 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, देखो इस तरह से क्वेश्चन आता है आप घबरा जाते हो। अगस्त काम्टे के अनुसार मानव समाज के विकास के विभिन्न चरण बताने हैं। तो इसके अनुसार फ्रेंड्स 3 चरण थे, एक आपका धार्मिक चरण, एक आध्यात्मिक चरण, एक सकारात्मक चरण। धार्मिक चरण जो था, बाबू मुझे नहीं पता था, तो इसमें फ्रेंड्स जो धार्मिक चरण है आपका, इससे तात्पर्य होता है कि इसमें क्या था फ्रेंड्स, जो व्यक्तिकृत देवताओं से मतलब अपील करता है, मतलब व्यक्ति ने जो देवता बनाया ना, इस चरण के दौरान क्या होता है कि लोग ये मानने लग जाते हैं कि प्रकृति की सभी घटनाएं ना देवीय हैं, अलौकिक है, तो मतलब इनको बदला नहीं जा सकता, ये होनी है, ठीक है। अब आता है आध्यात्मिक चरण। ये चरण फ्रेंड्स क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो एक सेकेंड, तो आपके आध्यात्मिक चरण में क्या होता है, इसमें लोग अक्सर ईश्वर को एक अमूर्त प्राणी के रूप में मतलब देखते हैं, है ना। जो ईश्वर है वो अमूर्त है, मतलब उसको देखा नहीं जा सकता। तो इनमें लोगों का मानना होता है कि एक अमूर्त शक्ति है, एक एब्स्ट्रैक्ट मतलब पावर है या बल है, जो दुनिया में घटनाओं का मतलब घटनाओं का जिस वजह से घटनाएं होती हैं, तो घटनाओं का कहते हैं ना मार्गदर्शन करना, तो मार्गदर्शन करते हैं और घटनाओं को निर्धारण करते हैं। तो यही एक पीरियड होता है जिसमें लोग जो होते हैं ना, आपको पता ही है शास्त्रीय हिंदू भारतीय समाज में आपको पता ही है, आज
आज भी आत्माओं के स्थानांतरण गमन को, मतलब जो आत्माएं हैं वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में स्थानांतरण मतलब आती जाती हैं, इसमें विश्वास करते हैं। पुनर्जन्म की अवधारणाओं पे विश्वास करते हैं। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स इसी चरण में आती हैं। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स पहला है आपका धार्मिक चरण। धार्मिक चरण से तात्पर्य है कि इसमें व्यक्तिकृत, जो व्यक्ति ने देवताएं बनाए ना, इसमें व्यक्ति क्या करता है, उन देवताओं से अपील करना इसमें आ जाता है। इस चरण के दौरान लोगों को ये मानना होता है कि जो प्रकृति की सभी घटनाएं वो दैवीय हैं, अलौकिक है, वो तो होनी है, कोई टाल नहीं सकता। फिर आता है नेक्स्ट इसका आध्यात्मिक चरण। आध्यात्मिक चरण ये भी एक धार्मिक चरण है, लेकिन इसमें लोग ना ईश्वर को एक अमूर्त प्राणी मानते हैं। मतलब ईश्वर जो दिखता नहीं है, ईश्वर मतलब निराकार है, अमूर्त है, उसको देखा नहीं जा सकता। ठीक है, तो इसमें लोगों का मानना है कि एक अमूर्त शक्ति है, एक एब्स्ट्रैक्ट पावर है या बल मान लो, जो दुनिया में सभी घटनाओं को मार्गदर्शन या निर्धारण करता है। मतलब उसी की वजह से सारी घटनाएं दुनिया में होती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, जो शास्त्रीय हिंदू भारतीय समाज था उसमें आज भी देखा जाए तो पहले भी ऐसे होता था, आज भी कुछ लोग हैं जो आत्माओं का मानते हैं कि जो आत्माएं होती है उनका स्थानांतरण गमन होता है, वो सिद्धांत पर मानती है। मतलब आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाती हैं। ठीक है, प्लेस चेंज करती हैं। और इसी में लोगों ने पुनर्जन्म, आपको पता ही है, उसकी अवधारणा को भी माना है। तो ये सब इसी चरण में आते हैं। थर्ड चरण है फ्रेंड्स सकारात्मक। तो ये थोड़ा वैज्ञानिक चरण आता है, इसको वैज्ञानिक चरण भी माना जाता है। और इसमें लोग अवलोकन, प्रयोग, तुलना के आधार पर ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 56, औद्योगिक समाजों की विभिन्न विशेषताएं। देखो औद्योगिक समाज आपको पता है, उद्योग मतलब आपको पता है इंडस्ट्रियल। तो ऐसे समाज में क्या होगा आपको पता ही है भाई, एक तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी अगर ऐसा समाज होगा, वहाँ सारे रोजगार के साधन मिलेंगे। गरीबी खत्म हो जाएगी ऐसे समाज में, गरीबी क्योंकि रोजगार मिलेंगे तो सब अपनी ज़रूरतों का पूरा कर सकते हैं। औद्योगिक मतलब ना, उद्योग मतलब जो व्यवसाय मतलब बिजनेस इंडस्ट्री होंगी, तो ऐसे समाज में क्या विशेषताएं होंगी, तो कुछ क्वालिटीज़ भी होंगी, कुछ मतलब पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, नेगेटिव पॉइंट भी दे सकते हो। तो ऐसे समाजों में सबसे जो नेगेटिव देखा जाए तो पॉल्यूशन आपको देखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा। जहाँ पर उद्योगों का निर्माण ज़्यादा होता है वहाँ पॉल्यूशन हो जाता है फ्रेंड्स, बीमारी ज़्यादा होती हैं। ठीक है ना, गंदगी ज़्यादा होती है। बाकी आप जो बनाना चाहो बना सकते हो, मैंने आपको समझा दिया। मतलब नेक्स्ट है आपको स्तरीकरण का मैक्स वेबर के, मतलब मैक्स वेबर है, इसने जो स्तरीकरण होता है ना स्टेटस को लेके, मतलब क्या व्यूज़ है इसका। ठीक है, तो मैक्स वेबर मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जैसे इसने 3 चीज़ बताई हैं। मतलब इसने जो आपका स्तर है, मतलब जो स्टेटस को लेकर इसने 3 चीज़ बताई हैं। वो क्या है, एक आपकी शक्ति आ गई, एक स्थिति आ गई, एक आपका वर्ग आ गया। शक्ति आपको पता है क्या होती है, जिसमें एक व्यक्ति होता है या कई व्यक्ति लगा लो, वो अपनी इच्छा मतलब को पूरा करने के लिए दूसरे व्यक्तियों का विरोध तक करने के लिए तैयार हो जाता है ना। तो शक्ति आप कह सकते हो, शक्ति मतलब दूसरों के प्रतिरोध के बावजूद, आप लिख सकते हो इजी लैंग्वेज में कि दूसरों के प्रतिरोध मतलब रोकने के बावजूद आप अपनी इच्छाओं को पूरी करने की क्षमता रखते हैं, वो आती है आपकी पावर, शक्ति। तो इसमें क्या होता है, आप अपने लक्ष्यों के विरोध में भी अपना रास्ता निकाल लेते हैं। ये आपके अंदर कैपेबिलिटी होती है, क्षमता होती है इतनी। सेकंड इसका आ जाता है फ्रेंड्स स्थिति, मतलब एक व्यक्ति की जो सामाजिक स्थिति है या दूसरों के सापेक्ष कैसे खड़ा हो रहा है वो, उसकी मतलब पोजीशंस क्या है, तो स्थिति भी इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, तो 3 स्तरों पे बांटा है। एक होता है वर्ग। वर्ग मीन्स लगा लो कि एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति समाज में कैसी है, समाज में एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कैसी है। अब वो चाहे जन्म के आधार पे हो या फिर व्यक्तिगत उपलब्धि के आधार पे, मतलब या तो पैदाइशी वो रईस है या गरीब है, या पर्सनली उसने अपना आपको ऐसा बनाया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गहन कृषि क्या है, इसके कुछ लाभकारी प्रभावों का। देखो गहन कृषि के बारे में आ गया, तो भूगोल के बच्चों को ये ज़्यादा, ज्योग्राफी के बच्चों ने ये पढ़ी भी होगी कृषियों के टाइप्स। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको प्रिपेयर करना है। एकीकरण के घटक फ्रेंड्स अगेन आ गया, मैं आपको भाषावाद पढ़ा चुकी हूँ, जातिवाद, लिंगवाद, ये सारे एकीकरण के मतलब ये सब नहीं होने चाहिए। तो एकीकरण कौन फैलाते हैं, इनका अपोजिट कर देना। ठीक है ना, तो वो आ जाता है। और एकीकरण के बीच में बाधक जो तत्व हैं वो ये हैं, भाषावाद, जातिवाद। ठीक है ना, बाकी समूह और समुदाय में अंतर मुझे नहीं लगता आपको बताना होगा, सबको पता ही है। ग्रुप और आपका कम्युनिटी क्या होती है ना। तो ग्रुप अगर जो फ्रेंड सर्कल आप बनाते हो जिनकी एक ही इच्छाएं होती है, समान, वो है। कम्युनिटी जो आती है बड़े लेवल पे आ जाता है। ठीक है, बाकी आप इसे एक बार पढ़ लेना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अच्छे नंबर लेके पास हो जाइए और अपना प्यार सपोर्ट देते रहिए। तब तक के लिए फ्रेंड्स पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू।